देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा सीधा देश से जुड़ा हुआ है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है, देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है, सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर की धरती से एक बार फिर से हुंकार भरी है। हुंकार ये भरी है कि पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और कतई आतंक की आड़ में युद्ध को जो एक तस्वीर क्रिएट कर रहे हैं ना कि हम तो भैया कुछ नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर की धरती से आज फिर पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि अब उसका आतंकवाद का खेल नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा, अब तक पाकिस्तान मारता रहा, हम सहते रहे, लेकिन अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते, ये सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान आतंक की आड़ में युद्ध कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हम प्रगति की राह पर चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान हर कदम पर हमारी राह में रोड़े अटका रहा था। मोदी ने कहा, 1947 में पहला आतंकी हमला हुआ, उसी समय आतंक को समाप्त करना चाहिए था। शांति से जीना हमारा संस्कार रहा है, लेकिन अब गोली का जवाब गोले से देना होगा। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज के इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनंत अमित जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सतीश बघेल जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, यश भारतीय जी मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, शबनम खान मौजूद रहेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, रीना गुप्ता जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, नेपुर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कैप्टन आई सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ देश की जनता का भी जनता की आवाज में बहुत स्वागत है। मैं रीना जी के साथ ही शुरुआत करने जा रही हूँ इस शो की। रीना जी, आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हमें जख्म दिया वो अब भी ताजा है। साजिद जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसको मैं समर्थन करती हूँ और उसके लिए मोदी जी का मैं जितनी अब इस बार की जो गवर्नमेंट है उसकी तारीफ करना चाहूँगी कि जो उन्होंने इतने सख्ती से जो कदम उठाए हैं उसका एक नतीजा है। सबसे पहले तो पानी का जो हमारे साथ उनकी पाकिस्तान की संधि थी उस पर उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है, जिसके कारण आज पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं वो सभी को है। उसके बाद उन्होंने जो आज उन्होंने अटैक करा था, सीज़ फायर उन्होंने करके हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सीज़ फायर या उनकी जो भी उन्होंने करा, जो गवर्नमेंट ने उसका डिसीजन लिया, उसके लिए आज जो कड़ा रुख मोदी जी ने लिया है वो सराहनीय है। हमारी तीनों सेनाएं, चाहे थल से हैं, वायु से हैं, आर्मी वाले हैं, उन तीनों का जो योगदान रहा है वो अब आज सबने देखा है और उसकी कोई भी उसका कोई तोड़ नहीं है। और जो आज के समय पे अभी तक पाकिस्तान को एक गलत फहमी थी कि मेरे साथ सारे देश खड़े हैं, वो धीरे धीरे जितने भी दो देश थे, जैसे तुर्की उनके साथ खड़ा गया तो उनका बाइकाट हो गया, अफगानिस्तान खड़ा हुआ उसका बाइकाट हो गया, अमेरिका ने भी करा लेकिन अमेरिका ने उससे भी बैकआउट कर लिया कि हाँ नहीं, कि हमने सीज़फायर नहीं कराया। लेकिन क्योंकि आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको देखते हुए आज सबने हमारी अर्थव्यवस्था को भी माना है, मोदी जी की नीतियों को भी माना है। बिल्कुल ठीक है। सतीश बघेल जी का मैं रुख कर रही हूँ। सतीश बघेल जी जरा आगे आइए। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से गांधीनगर से आज साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के दिए हुए जख्म अभी भी ताजा हैं। अगर कांग्रेस पार्टी या उसके नेता ये सोचते हैं कि भूल गए हैं या भर गए हैं वो जख्म, या सरकार कुछ भी भूल गई है, तो ये गलत है। क्या जवाब होगा इस पर आपका? कांग्रेस पार्टी कोई जख्म नहीं भूलती है। कांग्रेस पार्टी बदला लेना जानती है। 53 साल पहले 1971 में इंदिरा जी ने ये करके भी दिखाया है। हम संप्रभु देश थे, सॉवरेनिटी कंट्री थी, लेकिन अब हम संप्रभु देश नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी ने युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। अब मोदी जी के पास मौका था, विपक्ष साथ था, पूरा देश एक था, तो युद्ध करके जो पीओके की बात थी तो पीओके लेना था। ये हमारे पास मौका था, ये मौका गवाया।
और इसी बात पे मैं सीधा रुक कर रही हूँ शबनम खान जी का। शबनम जी, आपने सुना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पीओके वापस लेना चाहिए था, सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहिए था, मौका था, आपने गवा दिया। देखिए, कभी भी सरकार मौका नहीं गंवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो ऐसी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मौका गंवा देंगे। वो तो मौके पे छक्का नहीं अट्ठा मारने वाले व्यक्ति हैं, जो पूरे देश को, उनको नागरिकों का भी ध्यान रखना है, उन्हें देश को भी लेकर चलना है, उनको सारी चीजें। अगर हमारे को 5 पैसे में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है अपने सारे एफर्ट लगाने की, जब हम 5 सेकंड में उसको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और दुनिया की चीजों के साथ भी चलना पड़ता है। आप तो रहे हैं सत्ता में, जब भाई से पूछ लिया जनता ने कि आप बताइए आप पीओके क्यों नहीं ले आए, जब 93,000 लोग यहाँ पर थे तो भाई को मिर्ची लग गई। मैं बोल रही हूँ कि ये समय उसका नहीं है, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कह दी है कि अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे, पाकिस्तान को दे दिया है बड़ा मैसेज, अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका रिप्लाई बड़े लेवल पर होगा। उसका रिप्लाई इस तरह से होगा, आप कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध क्यों नहीं कर दिया, हम भी साथ थे, तुम भी साथ थे। साथ तो देश था, देश की जनता खड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना भी उतना ही चौड़ा है 56 इंची कि वो ईंट से ईंट बजा देते। उसकी बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है शाजिया जी। और मैं बोल रही हूँ, युद्ध आपको मजाक लग रहा है ना, अगर कि युद्ध हो जाए, आपको हमें यहाँ बैठे बैठे ही लगता है लड़ लो, युद्ध कर दो, ये जाओ वहां पर ये कर दो। बॉर्डर पे 5 सेकंड खड़े नहीं हो पाओगे। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, जानती हूँ अच्छी तरीके से कि 5 मिनट अगर आपको वहां खड़ा कर दिया जाए ना, आप यहाँ पे रील बना सकते हो कि बॉर्डर पे हमें भेजो, बॉर्डर पे हमें भेजो। अभी यहाँ से ढूंढ लो ना कि चलो चलो कौन कौन चल रहा है, सारे भागते नजर आएंगे। ये होता है भाई। तो सरकार की मंशा पे शक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं, मगर हाँ, हम जितना भी काम करते हैं कि भारत कभी किसी से हार नहीं मानता और पाकिस्तान जैसे टटपुंजिये को तो हम जब चाहोगे रौंद के रख देंगे, जब चाहोगे। और कांग्रेस पार्टी के भाई अगर साथ चलना चाहते हैं, चलो आप और मैं दोनों चल रहे हैं हाथ पकड़ के, आओ बॉर्डर पे खड़े होंगे। अगर एक एक भी पाकिस्तानी दुश्मन को मार गिराया तो शहीदों में तो कम से कम नाम लिखा जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। यश जी, क्या आप शबनम जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा कि घर बैठ करके रीले बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पर जाकर के लड़ना और घर में बैठकर की बातें बघारना, यह अंतर होता है। देखिए, जो पूर्व वक्ता ने बातें करी कि रील बनाना, वीडियो बनाना, ये सारी जो बातें करी, ये हमने 2014 के चुनाव में बहुत देखी है। डंका बज रहा है और देश के दुश्मन को बता देंगे। इच्छा शक्तियों की बातें होती थी कि पूर्व की सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, डॉलरों की कीमतें गिर रही हैं, डॉलर की कीमत नहीं गिर रही, दिल्ली में बैठी हुई सरकार गिर रही है, सब बातें हमने सुनी। लेकिन 2014 के बाद 25 आ गया, वही स्थिति है जो 14 में थी वही 25 में थी। ये हम दिल्ली में बैठे हैं, अब पूरे देश में यहाँ से चीजें निर्मित होती थी और जाती थी, बताया जाता था ये तो दिल्ली मेड आइटम है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की बातें हो रही थी। अब तो चाइना का सामान पूरे देश में बिक रहा है, वो चाइना जो खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। आज दवाइयां खानी है तो 70% हम चाइना पे निर्भर हो गए हैं। हमें घर में कोई सामान लेना चाइना पे, केवल गरीबों के लिए। अब इनसे दोबारा बुलवा लीजिए। एक सेकंड रीना जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। कुछ कम बोल पाई थी, दोबारा बुलवा लीजिए। पूरी की ये बोलते ही रहेंगे। ठीक है शबनम जी, बस एक सेकंड रीना जी, एक सेकंड। देखिए, यही दिक्कत है। ये अच्छा गप करना चाहते हैं, कड़वे पे इनको थू लग जाती है। अब जब कड़वी बात आ रही है, कड़वी दवाई की, जैसी नोटबंदी पे बात आई, नोटबंदी की विशेष यही तो थी, आतंकवाद खत्म कर देंगे, काला धन ले आएंगे। जब पुलवामा देखिए, पहले या तो इनसे ही बुलवा, कोई बात नहीं, माइक आपके आगे, अगर आवश्यकता है तो हम बोलेंगे। और इस तरीके से इंटरप्ट करना, माइक आपके आगे है तो आप ही की आवाज जा रही है। आप अपनी बात रखिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताई कि ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, अनुशासित होंगी और ये अनुशासन की स्थिति दिखाएं, अनुशासित दिखना चाहिए। कोई बात नहीं शबनम जी, बस एक सेकंड, वो अपनी बात करें तो कम से कम हमारी बात रखनी चाहिए। हर देशवासी की इच्छा है कि दिवाली पे झालर पे रोक रख देते हो, साबरमती पे किनारे चाइना के लोगों को झुलाते हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से 2014 में ला के दिखाने की बात करते थे। देश का कौन सा व्यक्ति अभी साथ में नहीं खड़ा? देश के उस एक आदमी का नाम बता दीजिए। हर देशवासी साथ में खड़ा है।
कट्टरता के साथ में खड़ा है, इनके तरीके के साथ में खड़ा है कि फैसला आपको लेना है। अब फैसला लेने में अगर आप नाकामयाब हो, पुलवामा में हमला हुआ था तब भी आपके साथ देश खड़ा था, आज हमला हुआ है तब भी देश आपके साथ खड़ा हुआ है। काले धन लाने की बात आपने करी, नोटबंदी करी कि आतंकवाद खत्म होगा, तब भी देश आपके साथ खड़ा था, किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन परिणाम जब नहीं दे पाएंगे तो सवाल तो देश के वासी करेंगे। ठीक है। और जब सवाल करेंगे तो ये गद्दार कह देंगे, ये उसे खराब कह देंगे, ये तय करेंगे गद्दार कौन है, पाकिस्तानी कौन है। और पाकिस्तानी का एजेंट कौन निकलेगा? भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला IT सेल का ध्रुव सक्सेना, ये ध्रुव सक्सेना निकलेगा। ये प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद के आरोपी है, तारीखें कर रही है, वो भाजपा सांसद आतंकवादी निकलेगी। ये आतंकवाद आरोप है। ठीक है आनंद जी। नहीं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुन लीजिए, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया, RSS के स्वयंसेवक की कत्ल में गिरफ्तार किया। सुनिए, गिरफ्तार किया। देखिए उज्जैन कुंभ में नहाने देखिए साजिया जी, क्या है ना कि कांग्रेस और सपा और इंडी गठबंधन की दिक्कत क्या है कि आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का गुजरात की यात्रा ये पूरे देश के साथ साथ पाकिस्तान को ये बता रहा है। और माननीय मोदी जी का बयान ये कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो गोला नहीं, इस बार गोले छोड़े जाएंगे। और अजहर मसूद ने कहा है, कैनन के ऊपर कहा है कि ये जो लोग मरे हैं ना हमारे यहाँ 100-150 जो आतंकवादी जो कर रहे थे, उससे हमारा कुछ नहीं होना, हमारे पास गोले हैं। तो मोदी जी ने कहा है अब हम गोली और गोला नहीं, हम तुम्हारे तोप को तहस नहस कर देंगे। और 70% दवाइयों भारत दुनिया में भेजने का काम कर रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। केवल झालर मत खरीदो, आप क्या कर सकते हो, बाकी पूरा देश भेज दिया चीन के देखिए आगे। सपा को और इंडी गठबंधन से बीजेपी को कहने, साजिया जी बता रहा हूँ, साजिया जी देखिए आज देश 1948 से 1971 के बीच में, देखिए आप आतंकवादी जिन बातों के बीच में आए उन सवालों का बताइए ना, जवाब दे। चीन पे पीछे प्रतिबंध कब लगा रहे हो? कब चीन पे आज प्रतिबंध चीन लगा रहे हो? त्राईमाह में हमारे यहाँ मेड इन इंडिया की जितने सामानें बननी शुरू हुई है 11 वर्षों में, वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया आपने सवाल पूछ लिया। भाजपा के प्रधायक को, भाजपा के मंत्री को कब पार्टी से निकाला? यश जी आपने चीन पर सवाल पूछा, वो चीन पर जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप मत जज कीजिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। देखिए साजिया जी, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं भारत 24 के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वो चाइना पर सवाल पूछ रहे थे, पहले उस पर जवाब चाइना पे ही बोल रहा हूँ। आज भारत विगत 11 वर्षों से, कल मोदी जी को शपथ लिए प्रधानमंत्री के पूरे 11 वर्ष आज एक दिन हो गए। 11 वर्षों में हिंदुस्तान में अस्त्र शस्त्र से लेके दवाई तक भी बाहर विदेश भेज रहे, ये हमारी व्यवस्था के वजह से है। और आज मेड इन इंडिया की इतनी चीजें बन रही है हिंदुस्तान में, चाइना त्राईमाम इस वजह से हिंदुस्तान से खार खा के बैठा है। जो खिलौने हिंदुस्तान में भेज रहा था, आज वो खिलौना भी हिंदुस्तान में बन रहा है। ये चाइना की दर्द ये है। और दूसरी बात, आज जिस तरीके से 1948 से 1971 तक आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान पिछले 75 वर्षों से लड़ रहा है, लेकिन उस समय क्या होता था 48 से 71 तक हिंदुस्तान जो है डिफेंसिव रहता था और ढूलमुल रवैये होते थे। 71 के बाद क्या हुआ, कुछ एग्रेसिव हुए, लेकिन ढूलमुल रवैया और रोना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोते रहे। लेकिन 2014 के बाद माननीय मोदी जी के बनने के बाद हम डिफेंसिव हुए, स्ट्राइक भी किया और हमने पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उसी की देन है। तो आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, ये देश की जनता जाने, और 140 करोड़ जनता आज देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प के साथ माननीय मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये दिक्कत है सपा और कांग्रेस। ठीक है प्रियंका राणा जी प्लीज। देखिए साजिया, जब बात भारत की आती है, आन बान शान की आती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश का नागरिक ऐसा नहीं है जिसका खून ना खौलता हो, जिसका ये मन ना करता हो कि अगर हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह से इन्होंने निंदनीय जो एक कृत्य किया पहलगाम में, उसके बाद हर एक नागरिक ये चाहता था कि इस आतंकवाद का खात्मा हो, हमला हो। और ये सीज फायर वाली जब बात आई तो एक धक्का लगा,
इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि भाई सीज फायर, ये युद्ध देश हमारा कभी नहीं चाहता है, भारत हमेशा शांति चाहता था, लेकिन ये जो सीज फायर हुआ इसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका दोष है, ये दोस्त है, वो आपको मानना पड़ेगा, अमेरिका है, ट्रंप है, जिसको आप नमस्ते ट्रंप कर करके ये कहते थे कि जी इसको वोट दीजिए, ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। सबसे बड़ा गुनाहगार इस देश का ट्रंप है। ये बात मैंने पहले भी बोली और बार बार बोलती रहूंगी। किस तरह से वो एक भीख मांगने वाले देश को भीख कौन दिलवाता है? अमेरिका। और किस तरह से एप्पल कंपनी को धमका रहा है। आप ये सोचिए, पहले तो ये कह रहा था कि आप यहाँ पर फैक्ट्री मत लगाइए, अब तो 25% टैक्स लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत मौन है। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। और उसके बाद अभी स्टार्टअप की बात हुई, ये कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप हुए, अब मेड इन इंडिया की बात हो रही है। मैं इनको बता दूं 23,000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं जो स्टार्ट हुए थे। आपने कहा तो मेड इन इंडिया के बारे में, लेकिन उसकी जो हालत है वो भी जानने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें हैं, हमें ये भी पता करना पड़ेगा हमारा असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर दोस्त बन करके अभी भी आप नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको जाग जाना चाहिए और अब एक नई पॉलिसी आने की जरूरत है। और इस देश को सिर्फ लंबी बातें करके कि भाई हम वेट करेंगे, अब दूसरा एक पहलगाम होगा, फिर दोबारा हम उस पर हमला करेंगे, हमें कमर तोड़ने की जरूरत है। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अग्निवीर आपकी एक गलती थी, उसको सुधारना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। आपने कोविड के अंदर ये बात बड़े जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला है, ये बात बोली है कि कोविड के 3 साल आपने भर्ती नहीं की, उसके बाद अग्निवीर के अंदर आप जो सेना है वहां पर कमजोर हुई। और बात सिविलियंस की आ रही थी कि कौन सिविलियंस आएगा। इस देश का हर एक नागरिक बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार है। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ चलने के लिए ठीक है। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो अग्निवीर का मामला है, इसको फिर से एक बार प्रियंका राणा जी ने उठाया है, क्योंकि हाल फिलहाल में पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से बहुत सी बातें, नए तर्क भी आए हैं सामने। इस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, अग्निवीर जो है ना, ये जब हमारी तीनों सेना के अध्यक्ष बैठे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेना के अध्यक्ष बैठे, इन्होंने सोचा कि एक हमारे पास स्पेशल ऐसी रिजर्व फोर्स होना चाहिए कि जो वक्त जरूरत पे इन्हें हम कभी भी बुला लें। तो इसीलिए ये अग्निवीर 4 साल के लिए बुलाए। अब इसमें क्या है, जो हमारे युवा हैं उनका भी बेनिफिट है। युवाओं का बेनिफिट ऐसे है कि 4 साल पता भी नहीं चलते कब निकल जाते हैं। आज की जिस तरह से हमारी जनरेशन मोबाइल में व्यस्त है, तो ये 4 साल कब जाएंगे और कब वापस आ जाएंगे। मगर ये जब 4 साल बाद आएंगे तो इनकी लाइफ बदल चुकी होगी। इनको 14 से 15 लाख रुपए तो कैश मिलेगा और आर्मी के फुल ट्रेंड सोल्जर कहलाएंगे। उसके साथ जो डिफेंस ने जो एक पॉलिसी इनके लिए रखी है कि सबसे पहले सीआरपी है, आरपीएफ है और भी अन्य फोर्स, अदर फोर्स हैं, उनमें इनको प्राउडी दी जाएगी। तो अग्निवीर का तो खुद लाइफ बन रही है। और फिर 4 साल के बाद हमारा एक सैनिक हर घर में तैयार होगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस सैनिक को बुला सकते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताऊं, ये सैनिक हमारे घर में जो गंदगियां फैली है ना घर में, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व जनरल बिपिन रावत, बाद में उनको सीडीएस भी बनाया था, उन्होंने एक शब्द दोहराया था कि अगर हमारा बार लगा, लड़ाई लगी, तो हमारे 2.5 मोर्चों पे हमें तैयारी करना पड़ेगी। 2 मोर्चे हमें दिखाई देते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आधा मोर्चा हमारे अंदर बैठा है जो विरोध करता रहता है हरदम, जो पाकिस्तान के नारे लगाता है, खाता यहाँ की है। तो ये अग्निवीर इसलिए काम आएंगे इनके लिए। तो अग्निवीर गलत नहीं है, अग्निवीर अपनी जगह बहुत सही है। ठीक है, रिपोर्ट जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था, जिन्होंने पीओके दिया पाकिस्तान को 47 में, आज वो कह रहे पीओके क्यों नहीं लेकर आए। 65 में जिन्होंने जीती जमीन लाहौर तक पहुंच गए थे, लौटा दी। 71 में 18,000 एकड़ जमीन लौटा दी, 97,000 सैनिक लौटा दिए, वो आज पीओके की बात कर रहे हैं। और ये युद्ध नहीं था, 352 के तहत युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, आर्टिकल के तहत। यहाँ पर कहा था आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, कार्रवाई हुई, बाकायदा कार्रवाई हुई, और ऐसी कार्रवाई हुई पूरी दुनिया ने देखा। और जो बात हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल वॉर है, ब्रह्मोस का बटन यहाँ पे दबा, तबाही दिखी कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। और चीन की बात करें, जब बात करते हैं स्टार्टअप की, देखिए स्टार्टअप की मैं बात करूं, 150 यूनिकॉर्न आज भारत में है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास 150 यूनिकॉर्न हो, आज हमारे पास में है। अगर सरकार ने कोई योजना लेकर आई, उसमें से कुछ फेल हो गई, तो क्या हम कोई योजना बनानी बंद कर दें? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे सक्सेस को देखेंगे या फेलियर को देखेंगे? 1000 लोग, मैं यूपीएससी की तैयारी कराता हूँ,
6 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, जिसमें 1000 का सिलेक्शन होता है, 5,99,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या वो सब फॉर्म भरना बंद कर दें? 1000 देखेंगे? तो ये वाली बात नहीं है। दूसरा, जब हम चीन की बात करते हैं, ब्रह्मोस की बात करें, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया, वियतनाम मांग कर रहा है, मंगोलिया बात कर रहा है, ताइवान को देखो, हमने चाइना को घेर के रख दिया है, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बाप रे बाप। अभी कल की बात आप कीजिए, कल मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक पिक्चर दी, वो पिक्चर कैसी थी आज हमारे ओवैसी साहब ने दुनिया के सामने खोल दी। और मुझे लगता है जयशंकर जी के भाषण को सुना नहीं है। जयशंकर जी ने जगह जगह कहा, अमेरिका पूछा, जर्मनी में पूछा, जयशंकर जी अमेरिका कहाँ था? जयशंकर जी ने कहा अमेरिका में ही था। चौथा स्टेटमेंट सुन लेते चौधरी ट्रम्प का जो चौथा स्टेटमेंट आया तो खुद कहा कि हमने कोई मीडिएटर नहीं किए हैं। आप समझिए ना, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को आप समझेंगे तो मुझे लगता है इस प्रकार के बयान की जरूरत नहीं है। और जब मैं कहता हूं जो हमारी सेना ने कह दिया, इससे बड़ा और बात क्या रहेगी? छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़िए अमेरिका को, सेना से बड़ा कोई है क्या? मोदी को छोड़ दीजिए, सेना से बड़ा कोई है क्या? तो मैं समझता हूं जब राष्ट्र हित की बात हो तो किंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं इसमें मानता हूं पाकिस्तान की बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पीएम के अगेंस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश की सेना हमारी सरकार के अगेंस्ट सारे खड़े, जबकि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा दुनिया के अंदर, जाके बताओ कि पाकिस्तान कितना फैक्ट नेगेटिव फैलाता है। दिक्कत यह है हमारे देश के लोग उन्हें कहते हैं बिहार का चुनाव, कपिल सिंबल बता रहे हैं बिहार का चुनाव, फलाना चुनाव, ये चुनाव, दुनिया भर की चीजें। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय हित जब देश की सुरक्षा की बात हो, इस तरह की बात नहीं। और देखिएगा इंडस वाटर जो बंद हुआ है ना शाहजी जी, पाकिस्तान त्राही करेगा, न गोली चलेगी न बारूद चलेगा पानी की बूंद बूंद के लिए। सिंध अलग हो जाएगा इनसे। पंजाब में लड़ाई शुरू हो गई है, सिंध में हमने देखा 47 लेके लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो ये कमाल की बात नहीं है। बलूचिस्तान अलग होगा, केवल पीओके नहीं, पाकिस्तान खंड खंड कर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा बार बार जड़ रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रह करके भी तुम्हारे अपने नहीं बन पाए क्योंकि तुम्हें रिश्ते निभाना नहीं आता। वो हिंदुस्तान जिसने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए, जब तुमने उसके साथ ढंग से रिश्ता नहीं निभाया तो तुम हमारे अपने कैसे हो सकते हो? और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। और आइए अब सीधा रुख कर रहे हैं देश की जनता को सुनेंगे, आखिर जनता क्या बोलना चाहती है। आप क्या कहना चाहते हैं? साजिया जी, मैं पहले तो मेरे भाई सपा वाले को बता दूं, मैं जो पॉलिटिकल चीजें समझता हूँ, मुलायम सिंह जी में एक क्वालिटी रही है, उन्होंने मतलब सैनिकों की लाश घर में लाने का जो फैसला लिया था ना, एज ए वो उन्हीं का था, वो उनको एज जाता है। वो एक ही काम उन्होंने अपने जीवन में बढ़िया किया, बाकी कोई काम बढ़िया नहीं किए एज ए पॉलिटिशियन। दूसरी बात ये कह रहे हैं साधी प्रज्ञा की, प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस ने हिंदू टेररिज्म के लिए उसको जबरदस्त तरीके से बनाया गया। मैंने प्रज्ञा ठाकुर का पूरा केस स्टडी कर रखा है। इनको शायद ज्ञान नहीं है, ये अपनी पार्टी लाइन्स के बोल रहे हैं। इनको पार्टी यहाँ कुछ लोगों की अपनी मजबूरी होती है, मैंने पूरा केस स्टडी कर रखा है प्रज्ञा ठाकुर का। अब तीसरी बात, जहाँ ये ट्रम्प की बात कर रहे हो, अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका का दुर्भाग्य है कि पिछले 3 टाइम से, पहले ट्रम्प राष्ट्रपति बने, बाइडेन बने और फिर ट्रम्प बन गए। अमेरिका का दुर्भाग्य है कि वहाँ बिना बुद्धि के आदमी तीन बार से राष्ट्रपति बने, और उसका परिणाम आप देख लेना। आप युवा लोग हैं, इस बात को नोट कर लेना, 15 साल बाद यदि अमेरिका के टुकड़े नहीं हो जाए तो मेरी बात को आप लिख के रख लेना। बहुत बड़ी बात। क्यों? कि वहाँ विवेकहीन आदमी राष्ट्रपति बैठे। अरे एक राष्ट्रपति आज घर का जुम्मेवार आदमी कल सुबह कुछ बोले, दोपहर को कुछ बोले, शाम को, ये जुम्मेवार आदमी 8 बार स्टेटमेंट बदल देगा। अब बात में मोदी जी पे आता हूँ। मोदी जी गंगा की तरह स्लो चलने वाला पानी है, लेकिन गंगा में आप उतरोगे ना तो अंदर ही अंदर पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। गहराई इतनी है मोदी जी की कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सर कब कलम हो गया। मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में पहला ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जो किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो विरोधी हो चाहे कोई भी हो। ट्रंप को भी आंख दिखाएगा, पुतिन को भी आंख दिखाएगा, जिसको जहां से लेना है। ट्रंप के खुद का स्टेटमेंट है पहले कार्यक्रम का कि इससे बड़ा मोल भाव करने वाला आदमी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। यह पक्का गुजराती है, तो आप इसको हल्के में मत लेना। आप देखते थे ना पीओ के भारत में कैसे आता है बिना खून बहाए। बहुत बड़ी बात। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 60 साल राज किया भारत देश पे, 4 युद्ध हमने जीते, आपने एक बारी भी पीओके नहीं कहा लेना है।
93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। आपने 56 हमारे सैनिक वहां मरने के लिए छोड़ दिए। आपने एक बारी पीओके नहीं मांगा, अब 72 घंटे में पीओके रट लगा रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। देखिए मैम, होता क्या है, जब भी मोदी जी कोई स्कीम निकालते हैं ना, तो हमारे विपक्ष का एक ही काम है, उन्होंने उसका विरोध करना है। वो चाहे देश हित में हो चाहे देश अहित में हो, उन्होंने विरोध करना है। विरोध का टोकरा लेके पूरा विपक्ष घूम रहा होता है। अब आप सर ने सही कहा, अग्निवीर योजना का फायदा किसी ने नहीं देखा, पर नुकसान देख लिया पहले ही। कहते हैं ये 4 साल की, आप ये बताइए 17 से 21 साल की एज थी, 17 से 21 साल का बच्चा क्या कर रहा है? आज की डेट पे नशेड़ी गंजेड़ी बना हुआ है। तो अगर वो अग्निवीर में शामिल हो जाता तो उसके घर में रोज का आना शुरू हो जाता, इनकम जनरेट हो जाती, और वो एक देश का अनुशासन सीखता कि देश में आर्मी में रह करके अनुशासन सीखता, और उसको ज्ञान मिलता कि समाज में किस तरह से रहा जाता है। तो वो एक, जब भी आपने देखा होगा, कभी भी फौजी आदमी खाली नहीं बैठता, क्योंकि उनका अनुशासन इतना तगड़ा है। तो कुल मिलाकर के इनको हर चीज का विरोध करना है। आप ये बताइए, 4 साल की नौकरी में अगर उन्हें 12 लाख रुपए मिल जाते हैं तो क्या नुकसान है कि फायदा है? क्योंकि उन्हें एक रोजगार मिल गया। अब ये टर्म बाय टर्म चलता रहता है, उसमें भी अगर 50% लोगों को रोजगार मिल जाता है और 50% रह भी जाते हैं, तो फिर भी तो फायदा ही है। और वो क्या है, कल को हमारे देश पे कोई ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे हमने चाइना ने भी अटैक कर दिया, अभी अगर चाइना भी अटैक कर देता तो हमारे पास कहाँ थी? और ये कहते हैं हम चले जाएंगे। क्या आपको ट्रेनिंग है? कैसे ही चले जाओगे? तो कुल मिला करके जो 12 लाख उनके मिले, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें 12 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख रुपए मैडम कम नहीं होता। वो बिजनेस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, 4 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता है। पर वो उसको फिर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनमें उनको छूट मिलेगी, उनमें उनको नौकरी के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कहाँ से नुकसान है ये बताइए? ठीक है, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सीधा मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रही हूँ। यश जी कुछ कहना चाह रहे थे। यश जी, आपने सुना, जनता ही बता रही है कि अग्निवीर का क्या क्या फायदा है, फिर आप लोग इल्जाम क्यों लगाते हैं सरकार पे? देखिए, सरकार की सारी योजनाओं के फायदे हैं। एक गंगा सफाई के लिए एक अलग से विभाग बना दिया, उसकी पहली मंत्री थी। मुद्दा तो आज पाकिस्तान का, आपको गंगा सफाई याद आ रही है ना? सुनिए, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा हम अपनी सरकार पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार है ना, हम पाकिस्तान पे चर्चा तो तब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम पाकिस्तान पे चर्चा? अरे हम पाकिस्तान पे, हमारी सरकार करेगी ना, हमने समर्थन दिया है ना, हम वही तो बात कर रहे हैं। और आपका काम है कि पुराने मुद्दों को घसीट करके सरकार को परेशान करना? नहीं, अब आप या तो बोलने नहीं दीजिए, पहले पीछे से नहीं बोले। सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं बात कर रही हूँ आपसे पाकिस्तान के मुद्दे पर। आज टॉपिक पाकिस्तान है। अग्निवीर योजना सरकार की है, गंगा सफाई योजना भी सरकार की थी। जो उसकी पहली मंत्री बनी थी उमा भारती, उन्होंने कहा था अगर 2 साल में मैं गंगा की सफाई नहीं करूंगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी। अब उमा भारती जी की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जाके शराब की दुकानों पे पत्थर मार रही है कि शराब की दुकानें बंद कर दो। ना सरकार सुन रही है, ना कोई और सुन रहा है उनका। तो इस तरीके से अपने लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो जनता की क्या सुनेगी, हमारे विपक्ष की क्या सुनेगी? अग्निवीर योजना के लिए खुद वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है, सुधार कर रही है उसमें। अगर सब कुछ सही था तो सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, 1 साल में 200 सुधार करने पड़े, 300 सुधार करने पड़े। क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? ये 200 300 सुधार, ये अग्निवीर योजना लेकर के सुधार। ठीक है, गंगा सफाई का मुद्दा हो गया, जीएसटी का मुद्दा हो गया, बात पूरी हो जाए। आपने एक कार्यक्रम रखा, कैमरामैन की अपनी एक जिम्मेदारी, आप एंकर है, आपकी एक जिम्मेदारी है, बाकी सहयोगियों की अपनी एक जिम्मेदारी है, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी तय है। सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं है व्यापारियों पर रात में 12 बजे बजा के घंटा चल जीएसटी लागू और 3 सेकंड लागू। व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, चीनी सामान बेच करके हालत क्या है। अपने मेक इन इंडिया की हालत खराब कर दी इन लोगों ने, चीनी सामान ला करके। इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया, इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी बहुत साल सरकार रही, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो इसलिए जब पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है तब आप कोई और मुद्दे मत लाइए। ये तो पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे सरकार का। आप सवाल आप चाहते हैं, आपको मुझे लग रहा है भाषण देने की आदत है, लेकिन वो भाषण मंच पर अच्छा लगता है जब डिस्कशन चल रहा है या एक टॉपिक रखा गया है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप उस टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात आपको समझनी होगी कि टीवी की
डिबेट में हैं आप, किसी मंच पर भाषण देने के लिए नहीं खड़े आप। जीएसटी आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का, आप जीएसटी पर क्यों जा रहे हैं? पुलवामा से पहलगाम हो गया, कब लोगे कड़े फैसले? पुलवामा से तिरंगा पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाने वाले, वो सवाल किसकी पूछ रहे हैं? तिरंगा की यात्रा पे सवाल पूछने वाली सपा आज तो आपको जवाब किससे चाहिए? अगर वो बिके हुए हैं तो सवाल भी तो आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। बिके हुए देखिए गिरफ्तार करते प्रज्ञा ठाकुर को एक तो साजिया जी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको तो ये समझना चाहिए और इनके युवराज को जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाते हैं, जो भारत के सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, जो भारत सरकार पे सवाल उठाते हैं, वो सवाल किससे पूछ रहे हैं? जनता से सवाल पूछ रहे हैं। जनता अपनी सवाल पूछना जानती है आपके माध्यम से। आप अग्निवीर के विषय में जानते क्या है? आज भाई साहब ने बताया, भाई साहब से ज्यादा जानते हो क्या? और अग्निवीर आज देश की जरूरत थी। आज के युवाओं ने जिस तरीके से अग्निवीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इससे आपको प्रॉब्लम है क्या? आज देश के युवाओं को अग्निवीर की जरूरत है। सरकार की अपमानित करने वाले विदेश पे कब कार्रवाई करोगे? कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने कल माननीय मोदी जी को जिस तरीके से कहा है कि माननीय मोदी जी के रहते जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश के सम्मान की बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो जुड़वी बहन है सोफिया कुरैशी जी की, उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश का सम्मान है और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। और आप सपा जैसे लोग, आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? आपको प्रश्न के अलावा कुछ आता है क्या? अरे आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता क्या? आपने किया? आप बोल के कर रहे हो ना, आप लाइव कर रहे हो। मुझे ये समझना है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम पे अटैक किया तो हमारी सरकार की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया। उस समय आपकी पार्टी भी, पूरा देश भी, तमाम अन्य पार्टी भी, ओवैसी को हमने देखा जो कि मुस्लिमों की रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन अभी भी वो मामला ठंडा नहीं पड़ा और सरकार भी बार बार यही बात कह रही है कि हम पहलगाम भूले नहीं है। इसीलिए बार बार अलग अलग भाषणों में भी प्रधानमंत्री के जिक्र होता है पहलगाम का। वहीं उलट अगर हम पाकिस्तान की तस्वीर देखें, वहां की जनता या फिर वहां की पार्टियां अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं, जबकि उन्होंने मुंह की खाई है, बैकफुट पर है, बावजूद उसके अपनी ही सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़े दिन बीते ही नहीं वापस आ गए अपनी आदत पर और विरोध करना शुरू हो गए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में चैन और सुकून अमन बना रहे, एकजुट होकर के पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। यहाँ सवाल पूछने की परंपरा आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता कहाँ सवाल पूछ रही है? सवाल तो सिर्फ इकलौती कांग्रेस पार्टी सबका राइट है सवाल पूछने का, लेकिन आप चाहते हैं कि विपक्ष सवाल न पूछे, जनता सवाल न पूछे। वो सवाल उसी टाइम जब देश जंग के बहाने पर खड़ा है, उस समय आपको सवाल पूछने हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था, तो जो हमारे सांसद अटल बिहारी वाजपेयी थे उस दौर में, और उनके साथ में जनसंघ के नेता संसद के बाहर आके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने सवाल पूछे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के लिए वो रखा था सेशन। क्या आज की सरकार सेशन रख सकती है? अब इन्होंने बोला अग्निवीर पर, मैं अग्निवीर पर जवाब देता हूँ। इन्होंने अग्निवीर के कसीदे कसे, अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। अग्निवीर आकाशदीप सिंह चहल, ये JNK से हैं, जो शहीद हुए अभी इसी युद्ध में। इनको ना तो इन्होंने गोली खाई, देश के लिए शहीद हुए, ना शहीद का दर्जा मिला, ना सरकारी सम्मान, ना ही परिवार का कोई सहारा। ये पेंशनर हैं, ये मेडिकल सुविधाएं ले रहे हैं। अपनी पेंशन और मेडिकल सुविधाएं छोड़ दें, जो अगर अग्निवीर अच्छी है तो। अग्निवीर जो है उसे मिल क्या रहा है? अग्निवीर को एक युवा को आप भटका रहे हो, 4 साल के लिए उसे भर्ती दे रहे हो, फिर उसमें अमेंडमेंट करके 7 साल कह रहे हो। ये कर क्या रहे हो आप? ठीक है रिपोर्ट जी, जवाब जल्दी से। शायद आज के राजनेता ये भूल चुके हैं कि देश का संविधान किसने लिखा। शायद आज के नेता ये भूल चुके हैं कि कानून किसके अकॉर्डिंग चलता है। वो सिर्फ अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं, आका समझते हैं, या ना जाने क्या समझते हैं। कि वो कहते हैं कि अगर एक एडवोकेट है तो वो कांग्रेस की देन है, अगर कोई ये है तो वो उसकी देन है। ये नहीं जानते कि हमारे देश का संविधान आखिर किसने लिखा था। 4 सवाल पूछ लिए जाएं तो उनके पास जवाब नहीं होते। ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
डिबेट्स इसी तरीके से होती रहेंगी, लेकिन सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या समझना है और आपको क्या निर्णय लेना है। एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इलेक्शंस का समय है, देश के बहुत से राज्यों में इलेक्शन है, सोच समझकर फैसला लीजिएगा अपने विवेक से। फिलहाल के लिए आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।